Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 28 जून 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए G20। दोस्तों 2023 यानी अब की बार के प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा गया है। G20 को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो G20 ग्रुप है इसको ओरिजिनली बनाया गया था एक प्लेटफॉर्म के तौर पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के लिए, ताकि वे सभी इस प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज़ को डिस्कस कर सकें। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं भारत की G20 प्रायोरिटीज़ में से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी के तौर पर रखा गया है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को देते हुए नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों स्टेटमेंट सही हैं या ऑप्शन डी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारा स्पेस है, अंतरिक्ष, वहाँ से सुनामी का अलर्ट देने का एक जो सिस्टम है वो तैयार किया गया है नासा के थ्रू, और वो जो नाम है उस सिस्टम का वो रखा गया है गार्जियन सिस्टम। तो आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है गार्जियन सिस्टम किस चीज़ के यूज़ के लिए रिसेंटली यूज़ में था, क्योंकि गार्जियन बेसिकली एक अभ्यास भी है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अब हुआ क्या है, ढेर सारे जो न्यूज़ आर्टिकल है वो आप देख पाओगे पब्लिश हो रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी यहाँ पर कवर किया है नासा के गार्जियन के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा ये पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे गार्जियन सिस्टम काम करता है, कैसे ये सुनामी को डिटेक्ट करेगा, कैसे आगे भविष्य को सुनामी से बचा सकता है। तो अमेरिकी साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने स्पेस से सुनामी का पता लगाने वाला एक नया मॉनिटरिंग जो सिस्टम होता है इसकी टेस्टिंग कर रही है, मतलब कर रहे हैं अभी, ये टेस्टिंग लगातार चल रही है पूरी। और इस सिस्टम का जो नाम है वो गार्जियन रखा गया है। इसे पैसिफिक ओशन के जो रिंग ऑफ फायर वाला पूरा सिनेरियो है ना, रिंग ऑफ फायर क्या है वो अभी मैं आपको आगे पिक्चर में दिखाऊंगा। तो रिंग ऑफ फायर में टेस्ट किया भी जा रहा है और पता ये चलता है एक डेटा के अकॉर्डिंग कि वो जगह ऐसी जगह है जहाँ पर पिछले 115 साल में लगभग 750 से ज़्यादा सुनामी आ चुकी हैं। यानी साल 1900 से लेकर 2015 के बीच 750 से ज़्यादा सुनामी आ गई हैं उस एरिया में, क्योंकि वो एरिया वहाँ ऐसा एरिया है जहाँ पे भूकंप सुनामी बहुत ज़्यादा आती हैं। उसके पीछे का रीज़न भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। देखो यूएसए की एक लेबोरेटरी है जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। उस लेबोरेटरी के जो साइंटिस्ट हैं उनके मुताबिक जो गार्जियन सिस्टम है इसका पूरा नाम है GNSS, अपर एटमॉस्फेयर रियल टाइम डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन एंड अलर्ट सिस्टम। अब ये सारी चीज़ें अगर नोट डाउन करनी है उसके लिए परेशान मत हो, अभी मैं आपको सारा डेटा प्रोवाइड करवाऊंगा लिखित में। आपको सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखी, मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसका नाम आपको पता चला GNSS। उसके अलावा ये बेसिकली हमारा GPS और जो सैटेलाइट होता है ना, उससे जो हमें रियल टाइम डेटा मिलता है उसी रियल टाइम डेटा के मुताबिक काम करेगा ये पूरा गार्जियन सिस्टम। उसके अलावा इस सिस्टम का एक मेन फोकस क्या होने वाला है कि जो डिस्प्लेस हुई हुई हवा होती है और चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनको ट्रैक करेगा।
इनको ट्रैक करके ही सुनामी का पता लगाएगा। अब आप कहोगे ये क्या मतलब है, अब मैं आपको इसके थोड़ा गहराई से बताता हूँ। देखो होता क्या है ना, सुनामी होती क्या है, पहले इस चीज़ को समझो। समुद्र के अंदर भूकंप, ज़मीन धंसने की वजह या फिर ज्वालामुखी फटने से जब बड़ी तेज़ी से हलचल होने लगती है ना, तो उसमें तूफ़ान जैसा कह सकते हो उठता है। और तूफ़ान जैसा उठता है, इससे बहुत बड़ी बड़ी जो लहरें हैं वो बनने लगती हैं, लहरें ऊपर नीचे यहाँ पर होने लगती हैं, ठीक है। और इन्हीं लहरों को हम लोग सुनामी कहते हैं। और कभी कभी ये लहरें इतनी ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं कि आप इमेजिन करो, मैं अब जो बोलने वाला हूँ, ये लहरें कभी कभी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ती हैं कि इनकी स्पीड कई बार 800 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। 800 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से भी लहरें बढ़ सकती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर भी मचा सकती हैं। नाउ गार्जियन सिस्टम जो है, गार्जियन सिस्टम क्या करेगा, देखो इसी में का सुनामी का अलर्ट देने वाला हमारे पास में पुराना वाला सिस्टम भी है, पुराना वार्निंग सिस्टम, वो लेकिन अभी अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो उससे कई गुना ज़्यादा एडवांस है ये पूरा गार्जियन सिस्टम। ये सुनामी आने से पहले ही जो डिस्प्लेस हुई हुई हवा है और आयोनोस्फेयर है, आपको पता होगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो उसमें कई सारी आप लेयर्स पढ़ते हो, तो उसमें आयोनोस्फेयर भी आता है। आयोनोस्फेयर जो कि बाहरी होता है, ठीक है, आयन मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो होता यह है, ये गार्जियन सिस्टम क्या करेगा, डिस्प्लेस हुई हुई हवा और आयोनोस्फेयर से टकराने वाले जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करने का काम करेगा। कैसे होगा, अब ये समझो। देखो होता क्या है कि जब सुनामी आती है तो बहुत तेज़ी से लहरें उठने लगती हैं, लहरें ऊपर नीचे होने लगती हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारी जो हवा है ना, वो जो हवा है वो भी डिस्प्लेस होने लगती है, अपनी जगह से यहाँ पर ऊपर नीचे होने लगती है। तो वो जो डिस्प्लेसेस एयर होती है, यानी कि वो हवा जो अपनी जगह से हट चुकी है, वो कहीं ना कहीं जैसे ही डिस्प्लेस होती है, अपनी जगह से हटती है, तो वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड और कुछ तरंगे, ग्रेविटी वेव्स को यहाँ पे बनाती है। और वो जो साउंड है और जो वेव्स हैं वो सारे के सारे डायरेक्शंस में फैलनी स्टार्ट हो जाती हैं उस हवा के। और कुछ ही मिनटों के अंदर में वो जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, वो वेव्स हमारे सीधे आयोनोस्फेयर तक पहुंच जाती हैं। यानी कि जो हमारा पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी जो लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, उसमें एक आयोनोस्फेयर भी है, तो ऊपर तक वो जो हवा के वेव्स हैं वो पहुँच जाती हैं, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर की एक टॉप मोस्ट लेयर कह सकते हो आयोनोस्फेयर को, वहाँ तक ये सारी हवा पहुँची। और आयोनोस्फेयर वो जगह है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, ठीक है। आपको पता होगा आयोनोस्फेयर के बारे में, आज के मॉर्निंग के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है कि कहीं कहीं पर जो हरा आसमान दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है, क्योंकि जो सूर्य की विंड होती है, जो सूर्य की साइड से सोलर विंड्स निकलती हैं, वो हमारे आयोनोस्फेयर के चार्ज पार्टिकल के साथ में टकराती हैं, तब वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो बादल है उसको ग्रीन कर देती हैं, ऑरोरा बनता है ना। तो हम लोग उसी आयोनोस्फेयर की बात करें तो आयोनोस्फेयर इलेक्ट्रिकली चार्ज है और सोलर रेडिएशन से अफेक्टेड है। तो होता यह है कि जैसे हमारी जो ये विंड की वेव्स हैं, ये वेव्स आयोनोस्फेयर तक पहुंचती हैं, तो जो ये प्रेशर वेव्स हैं और आयोनोस्फेयर के चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में मिलने लगते हैं। और जैसे ये इंटरैक्ट करेंगे, इससे सीधा जो सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स टूटने लगते हैं। हमारे सैटेलाइट के जो सिग्नल्स होते हैं ना, जो हमारी अंतरिक्ष में नेविगेशनल सैटेलाइट्स डाली गई हैं, वो सैटेलाइट्स के जो सिग्नल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। तो जब प्रॉपर सिग्नल आने बंद हो जाएंगे, तो इससे यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अलर्ट को जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो नासा का कहना है कि जो ये वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, उसके अलावा चार्ज पार्टिकल है आयोनोस्फेयर का, ये हमारे नेविगेशनल सैटेलाइट के सिग्नल को तोड़ देती हैं। और जैसे ये बदलाव होते हैं, इन बदलावों को एक अलर्ट की तरह देखा जा सकता है। उसके बाद जो जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी है, इसके जो साइंटिस्ट हैं लियो मार्टेयर, इनका कहना है कि सिग्नल के टूट जाने से हमने मतलब सैटेलाइट की कमी के तौर पर नहीं देखा है उसे, लेकिन इसे हमने कहीं ना कहीं एक अलर्ट डेटा के लिए देख लिया है कि हाँ, जब सुनामी बनेगी, ऐसे हवा चलेंगी और वो वेव्स यहाँ तक पहुँचेंगी, इससे हमें एक अलर्ट मिल जाएगा कि हाँ सुनामी आने वाली है, ठीक है। और ये जो हमने गार्जियन सिस्टम बनाया, गार्जियन सिस्टम इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसमें क्या होगा, ये ना इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करने में केवल 10 मिनट से भी कम समय लगाएगा। मतलब मैक्सिमम 10 मिनट मान सकते हो, बट 10 मिनट के अंदर ही अंदर यहाँ पर इसको वो ऑब्जर्व कर सकता है, एकदम से तुरंत अलर्ट जारी कर सकता है और तुरंत यहाँ पे हम इस एरिया के अंदर में लोगों को बचा सकते हैं, ठीक है। ये समझ गए कि कैसे काम करेगा। अब ये रिंग ऑफ फायर क्या है, जहाँ पर इसकी टेस्टिंग चल रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको देखने को मिलेगा एक पिक्चर जिसमें इधर एशिया नज़र आ रहा होगा और इधर आपको नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, इधर आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसी वर्ल्ड मैप में जो बीच का पोर्शन है ये पैसिफिक ओशन है।
और इसी पैसिफिक ओशन में जो ये यहाँ पर आपको एक रिंग सी बनती हुई नज़र आ रही है ना, इसी को हम लोग रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। रिंग ऑफ फायर वाली जगह ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई, उसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का कुछ हिस्सा, साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ हो गई, ये सब रिंग ऑफ फायर के अंडर में आती हैं। रिंग ऑफ फायर बेसिकली एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कह सकते हो कॉन्टिनेंटल के साथ साथ ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर जैसे हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना पृथ्वी के नीचे, वैसे यहाँ पर आपको टेक्टोनिक प्लेट्स देखने को मिलेंगी और ये प्लेट आपस में टकराती रहती हैं और इनके टकराने से इस वाले एरिया में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। भूकंप आता है, सुनामी उठती है, ज्वालामुखी भी फटते रहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये जो रिंग ऑफ फायर का असर है, ये असर न्यूजीलैंड से लेकर आपको नीचे न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया से और जस्ट नीचे देखने को मिलेगा। तो बोला जाता है कि रिंग ऑफ फायर का जो असर है वो न्यूजीलैंड से लेकर जापान, अलास्का, उसके अलावा यहाँ पर साउथ अमेरिका तक देखा जा सकता है। दुनिया में जो 90% भूकंप और 78% यानी 78% सुनामी जो आती है वो इसी वाले क्षेत्र में आती है। क्यों? अब वही टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटीज़ की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं उससे ये सारा का सारा चीज़ें, या फिर कह सकते हो ज्वालामुखी भी जो फटते हैं, वो इसी एरिया में सबसे ज़्यादा आपको इरप्शन होता हुआ नज़र आएगा। ये जो पूरा क्षेत्र है ये 40,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। दुनिया में जितने भी सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज़ हैं उनमें से 75% एक्टिव वॉल्केनोज़ इसी पर्टिकुलर रीजन में हैं। इंडोनेशिया में है कई सारे वॉल्केनोज़, आपने देखे होंगे, है ना, कई सारे सबमरीन वॉल्केनोज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो रिंग ऑफ फायर का असर, अगर रिंग ऑफ फायर में कुछ भी होता है ना, तो इसका असर सीधा सीधा डायरेक्टली असर 15 देशों पर पड़ता है। वो 15 देश कौन कौन से हो सकते हैं? ऊपर से आता है जापान, फिर उसके बाद में रशिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। रशिया के साथ साथ फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, एंटार्क्टिका, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पेरू, इक्वाडोर, चिली और बोलीविया। ये सब कंट्रीज़ आपको यहाँ पर लाइन से ऐसे देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पर, ठीक है। इन कंट्रीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, समझ गए। तो यहीं पर इसकी टेस्टिंग भी की जा रही है क्योंकि ये एक जगह, एक सूटेबल जगह मानी जा रही है इस पर्टिकुलर रिसर्च के अकॉर्डिंग। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले, जैसे मैंने आपसे बोला था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखित में प्रोवाइड करवा दी हैं। आप जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे, पीडीएफ में आपको पहले आर्टिकल में ये सारा का सारा डेटा मिल जाएगा कि गार्जियन क्या है, जीएनएसएस टाइप का यहाँ पर इसका पूरा जो नाम है वो मैंने आपको बताया, कैसे ये सुनामी को डिटेक्ट करेगा, कैसे काम करेगा, है ना। ये इसका पूरा फुल फॉर्म है जो मैंने आपको बताया था। सुनामी कैसे आती है, अभी मैंने आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझाया, एग्जैक्टली क्या होगा। और गार्जियन आज के समय पर कहाँ पर फोकस कर रहा है, रिंग ऑफ फायर पर फोकस कर रहा है। रिंग ऑफ फायर क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, वो मैंने आपको सारा डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। आगे आते हैं दोस्त। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी बात है, अगर आप पीडीएफ और करंट नोट्स के लिए जो पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और इस पेड ग्रुप का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम रखा गया है, 499 रुपीज़ फॉर लाइफ टाइम एक्सेस। अगर आप चाहते हो इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना, पेड ग्रुप्स में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिलेंगे, वो सारे एडवांटेजेस को लेकर एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पेड ग्रुप डेमो वीडियो करके आप उस वीडियो को देख सकते हो कि आपको उस ग्रुप में क्या क्या मिलेगा। और ये 499 ऑब्वियसली आपको ही पता है एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। आप सप्ताह में कई बार यहाँ पर इसको ऐसे ही खर्च कर देते होंगे, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आप अपने हिसाब से वो वीडियो देखकर जो भी आपका डिसीजन बनता है आप वहाँ पे अपने डिसीजन को ले सकते हो। उसके अलावा जब आप यहाँ पे डिसीजन ले लेते हो कि हाँ मुझे पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना है कि हाँ अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए। आपको वहाँ पे सारी जो मैसेजेस हैं और सारा प्रोसेस है पेमेंट का और सारा लिंक वगैरह वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसा मैं रोज़ बोलता हूँ, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ फ्रंट पेज पर आपको अगला आर्टिकल देखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दिया है। क्या बोला है कि भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की सख्त आवश्यकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता, ठीक है। हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग सबके लिए पूरे देश में एक ही नियम कानून होना, उसी को हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। तो इनका कहना यह है कि जैसा आप स्टेटमेंट देख भी पा रहे होंगे आर्टिकल के अंदर में, पीएम मोदी ने बोला है कि मान लो यहाँ पे एक सेम परिवार है
और उस परिवार में एक सदस्य ऐसा है जिसके लिए एक दूसरा कानून है, दूसरा सदस्य ऐसा है जिसके लिए एक तीसरा कानून है, सबके लिए अलग अलग कानून है, तो क्या वो घर सही से चल पाएगा? ठीक है, क्या वो देश जहाँ पर इस प्रकार से डुअल सिस्टम बना हुआ है, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सेपरेट लॉज देखने को मिल पाएंगे, वो चीज़ें क्या सही हैं? तो वो चीज़ें कहीं पर भी सही नहीं है। इस वजह से हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, भारत को यूसीसी की आवश्यकता है। इस प्रकार की बात यहाँ पर पीएम मोदी ने मेंशन की है। अब सारी बातें इसमें एज अ स्टेटमेंट ही हैं, तो वो स्टेटमेंट हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट न्यूज़ क्या है वो आपने समझा। अब थोड़ा सा आपने बैकग्राउंड डेटा पढ़ना होगा, यानी कि जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, क्या क्या पूछा जा सकता है वो हम लोग समझेंगे। इस आर्टिकल को हम लोग जीएस पेपर नंबर 2 से लिंक कर सकते हैं सिलेबस में। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इश्यूज़ रिलेटेड टू वेमेन है, कई सारे ऐसे जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं वो मैंशनड है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या एग्जैक्ट, पहले वो डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता ही चुका हूँ, समान नागरिक संहिता। देखो होता क्या है, भारत के अंदर में आपको कई सारे अलग अलग जो रिलीजन्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, है ना। काफ़ी सारे रिलीजन्स के लोग रह रहे हैं, हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, और भी आपको रिलीजन्स देखने को मिलेंगे। अब होता है क्या कि देखो इन रिलीजन्स के अंदर में जो पर्सनल मैटर्स होते हैं, जैसे शादी हुई, है ना, हिंदूज़ में शादी हुई, मुस्लिम्स में शादी हुई, क्रिश्चियंस में शादी हुई, या फिर कोई डाइवोर्स हुआ, या कोई इनहेरिटेंस का मामला है, या कोई एडॉप्शन किया गया, तो इन सारे ही मैटर्स को लेकर, इन पर्सनल मैटर्स को लेकर हर एक धर्म में अलग अलग कानून है, अपने खुद के कानून है, पर्सनल लॉज हैं। ठीक है, मैरिज को लेकर हिंदू मैरिज एक्ट है ना, और उसके बाद में यहाँ पर हिंदूज़ के लिए वो है, और मुस्लिम्स के लिए अलग दूसरा लॉ है, क्रिश्चियंस के लिए अलग दूसरा लॉ है। तो सबके लिए आपको इस प्रकार से अलग अलग लॉज देखने को मिल जाएंगे हर एक रिलीजन के। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है कि हम ऐसा नहीं करना चाहता। यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है कि इतने सारे जो पर्सनल मैटर्स को लेकर अलग अलग कानून है ना, उन सबको ख़त्म कर दिया जाए, और उन सब की बजाय केवल एक ही नियम लिया जाए। यानी कि देश में जितने भी धर्म हैं, जाति हैं, कम्युनिटी यानी संप्रदाय हैं, जितने भी वर्ग हैं, उन सब के लिए पूरे देश में एक ही नियम होना चाहिए, कोई 2-3 नियम अलग अलग नहीं होने चाहिए। ये बात यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है। इवन हमारे संविधान का जो आर्टिकल 44 है वो भी इस चीज़ के ऊपर जोर देता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर में। आर्टिकल 44 बेसिकली हमारा डीपीएसपी है, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बट आपको पता है डीपीएसपी क्योंकि एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है नहीं, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप सीधा कोर्ट पहुंच सकते हो, वैसा यहाँ पर डीपीएसपी में ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि ये यूनिफॉर्म लॉज, या फिर कह सकते हो एक प्रकार के जो ये कानून सभी लोगों के लिए एक ही कानून की बात की जा रही है, क्या कुछ ऐसा चीज़ें इंडिया में ऑलरेडी हैं? देखो इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे सिविल मैटर्स हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एविडेंस एक्ट, ये कुछ एक्ट हैं पुराने, जहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हो यूनिफॉर्म कोड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नज़र आता है। लेकिन धीरे धीरे करके इनमें भी इतने अमेंडमेंट्स हो गए, इतने ज़्यादा संशोधन हो गए, इतने ज़्यादा बदलाव हो गए कि इन लॉज को भी हम लोगों ने बाकी सारे जो कॉमन लॉज हैं उनकी तरह कर दिया। यहाँ पर भी डिफ्रेंसिएशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अब बात यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड का ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका इतिहास क्या है। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कॉलोनियल इंडिया से ही आया हुआ है। ठीक है, जब यहाँ पर देश अंग्रेज़ों के अंडर में था, ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही क्या किया था, अपनी एक रिपोर्ट 1835 में सबमिट की थी, और उस रिपोर्ट में जोर दिया था कि हमें इंडिया में यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत है। यानी जो इंडियन लॉज हैं रिलेटेड टू क्राइम, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे लॉज हो गए, या पर्सनल लॉज हो गए, है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, वैसे पर्सनल लॉज को बाहर रखा था इस कोडिफिकेशन से, बट यहाँ पर क्राइम्स, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं कोडिफिकेशन की मांग की गई थी, यानी कि सभी के लिए एक ही कानून को लाने की मांग की गई थी। ठीक है, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट वहीं से जो है उठना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद एक यूनिफॉर्मिटी, एक समानता लाने के लिए कई सारे केसेस हुए, बड़े बड़े केसेस हुए, कई सारे जजमेंट्स आ गए, है ना। उन जजमेंट्स में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया गया। फॉर एग्जांपल शाहबानो केस आपने सुना होगा। जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, आपने शाहबानो केस को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इस पूरे यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत ही यहाँ से होती है। तो जो जजमेंट था शाहबानो केस का, वहाँ से कह सकते हो इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया। फिर शाहबानो केस के बाद में एक दूसरा केस आता है, सरला मुदगल केस, जो कि बाइगेमी से रिलेटेड था। ठीक है, तो यहाँ पर भी मतलब कि मैरिज से रिलेटेड था।
बाइगेमी क्या होती है ना कि एक इंसान की शादी हुई भी है लेकिन यहाँ पर छुप छुपा के वो दूसरी शादी कर ले रहा है, तो वो बेसिकली यहाँ पर ऐसा वाला इशू नज़र आता था। तो वैसा जो केस है उसमें भी जो है हमारे कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट किया। अब एक तरफ ना जो लोग हैं वो काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनका कहना है यूनिफॉर्म कोड सिविल कोड आना चाहिए, सपोर्टिव लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कि इसके अगेंस्ट में, उनका कहना है नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए। अब दोनों के तर्क अलग अलग हैं। दोनों के क्या तर्क हैं मैं आपको समझाता हूँ। पहला यहाँ पे समझते हैं उन लोगों का तर्क जो कि कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आना चाहिए। पहली चीज़, इससे होगा क्या फ़ायदा, ये होगा कि इससे जो हमारे कानून होंगे वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, इनका कहना यह है। ठीक है, क्योंकि अभी चाहे कोई शादी हो, सक्सेशन हो, एडॉप्शन हो, डाइवोर्स हो, इसको लेकर कोई भी मैटर कोर्ट में जाता है तो उनको हर एक रिलीजन के हिसाब से, अलग अलग रिलीजन के हिसाब से, लॉज के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जटिल ये पूरा का पूरा प्रोसेस बन जाता है। तो इसको आसान करने के लिए क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बढ़िया ऑप्शन है। एक ही कानून होगा, चाहे वो हिंदूज़ का कोई केस हो, चाहे वो मुस्लिम का कोई केस हो, वो एक ही कानून के माध्यम से टैकल किया जाएगा। समझ गए। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है अडियरिंग ऑफ आइडियल ऑफ सेकुलरिज्म, मतलब इंडिया में सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलते हैं, सारे रिलीजन सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं, वही सेकुलरिज्म है। अब सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट हम अपनाते तो हैं लेकिन कानूनी तौर पर सब बट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हमारे सेकुलरिज्म का ही पालन करता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर भारत के अंदर में जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिस हैं उसमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। सारे सिटीजन्स के लिए केवल और केवल एक ही कानून, जो कॉमन कानून होगा वो एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर लोगों का कहना है। तीसरा लोगों का कहना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि इससे जेंडर जस्टिस मिलेगा, क्योंकि कई सारे पर्सनल लॉज में कई सारे जो कानून ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा छूट नहीं दी गई है ना। तो इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर होगा तो ऑब्वियसली सभी पूरे देश को देखकर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो इससे सभी लोगों के लिए यहाँ पर जैसे भी जेंडर है ना, कहीं पर भी बायसनेस आपको नहीं दिखेगा, सबको यहाँ पर इक्वालिटी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। ये तो बात हो गई यहाँ पर फेवर वालों की। अब बात है यहाँ पर एक सबसे बड़े चैलेंज की। लोगों का कहना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप ऐसे लागू कर ही नहीं सकते। रीज़न ये है कि संविधान में जो आर्टिकल्स हैं उनके साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आर्टिकल्स, कौन सा आर्टिकल हो गया, तो आपको पता होगा संविधान में हम सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें आर्टिकल जो 25 आर्टिकल 25 है वो बात करता है कि भारत में हर एक नागरिक को अधिकार है, उसके पास में राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी रिलीजन को, उसकी मर्ज़ी है, वो उसके पास फ्रीडम है ना, वो अपनी चॉइस की किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, उसका प्रसार भी कर सकता है। अब एक तरफ बात यहाँ पे आ रही है किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस और प्रसार करने की, दूसरी तरफ यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है जो कि यहाँ पर सबको कॉमन करने की बात कर रहा है, तो इसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आर्टिकल नंबर 14 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात कर रहा है और दूसरी तरफ लोगों को फ्रीडम दी गई है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आर्टिकल 25 के अंदर में। तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है इनके साथ में, ये एग्जैक्टली यहाँ पर कहना है। समझ गए। तो ये आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा है वो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि इसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, ये एग्जैक्टली क्या है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आज दोस्तों थोड़े से रिपीटेड आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लगातार न्यूज़ में है, दूसरा आर्टिकल सेडिशन लॉ, ये भी लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, लेकिन आज फिर से ये न्यूज़पेपर में आया हुआ है। क्या है मैटर, क्योंकि बाकी सारे आर्टिकल आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड इस प्रकार के आर्टिकल है तो काम के नहीं है, लेकिन ये थोड़ा काम का है। अब जिसको पता है वो थोड़ा आगे बढ़ सकता है, जिसको नहीं पता है वो अच्छे से इस आर्टिकल को सुने। ठीक है, सेडिशन लॉ के बारे में चर्चा की जा रही है। सेडिशन मतलब क्या होता है, राजद्रोह। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो सेडिशन लॉ को एज इट इज़ रहना चाहिए। देखो अभी क्या रहा, लंबे समय से मांग चल रही थी कि सेडिशन लॉ को हटा देना चाहिए। ये सेडिशन लॉ का कई सारा मिसयूज़ होता है, सरकार मिसयूज़ करती है, इसका दुरुपयोग करती है, लोगों को ज़बरदस्ती अरेस्ट कर लेती है। बट इधर जो लॉ कमीशन के यहाँ पर चेयरमैन हैं जस्टिस ऋतुराज, जिनका पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, इनका कहना है कि नहीं, सेडिशन लॉ को एज इट इज़ रहना चाहिए जैसा है। ये इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है, इंडिया की नेशनल जो इंटीग्रिटी है ना, इसको सिक्योर करने की यहाँ पर बात करता है। और अगर कोई मिसयूज़ हो भी रहा है, अगर सरकार अगर कहीं मिसयूज़ करने की कोशिश करेगी तो उस मिसयूज़ को रोका जा सकता है, क्योंकि हमारे पास में इंडियन पिनल कोड के अंदर में सेक्शन 124A प्रेजेंट है। ठीक है, आप उसको यहाँ पर उस मिसयूज़ को रोक सकते हो।
लोगों का कहना यह है कि सर सेडिशन लॉ को क्यों लागू करना है, इससे अच्छा यूएपीए हमारे पास में है ही, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, या फिर एनएसए है हमारे पास में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये भी तो वही काम कर रहा है। तो इनका कहना यह है कि नहीं, यूएपीए और एनएसए दोनों अलग अलग फील्ड्स में ऑपरेट करते हैं, सेडिशन लॉ अलग है और सेडिशन लॉ जैसा है उसको एज इट इज़ अपनी जगह पर रहना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है देश की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के लिए। अब ये क्या है सेडिशन लॉ, क्यों इसकी इतनी मांग की जा रही है, एक तरफ लोग हटाने को बोल रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे लॉ कमीशन के जो खासकर जस्टिस हैं, लॉ कमीशन के सॉरी जो चेयरमैन हैं, इनका कहना यह है कि ये रहना चाहिए। अब ऐसा है क्या इसमें, मैं आपको बताता हूँ। देखो सेडिशन लॉ, जब हम लोग बात करते हैं राजद्रोह की, राजद्रोह या देशद्रोह का जो कानून है बेसिकली ये देखने को मिलेगा। इस कानून की शुरुआत 17वीं सेंचुरी में होती है इंग्लैंड के अंदर में। जो उस समय पर कानून बनाने वाले लोग थे, लॉ मेकर्स थे, उन्होंने यहाँ पर बिलीव किया कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के लिए कुछ सोचता है तो वो अच्छा ही सोचना चाहिए, सरकार के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, सरकार के खिलाफ ओपिनियन अच्छे होने चाहिए, और अगर कोई बैड ओपिनियन रखेगा तो उसके ऊपर ये सीधा सेडिशन का कानून लगाया जाएगा, सीधा यहाँ पे राजद्रोह का केस डाल के उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा। यानी सरकार के प्रति अच्छे सोच होने चाहिए, ऐसी यहाँ पर थिंकिंग रख के सेडिशन लॉ को लाया गया 17वीं सेंचुरी में। फिर यह लॉ ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया 1837 में थॉमस मैकले के थ्रू, जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन था। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो इंडियन पिनल कोड है आईपीसी को कब बनाया गया था, 1860 में बनाया गया था, 1860 में, ध्यान रखना। अब इस इंडियन पिनल कोड में इस सेडिशन लॉ को डाल दिया गया। कब डाला गया, 1870 में। 1860 में आईपीसी बना। इसके 10 साल बाद सेक्शन 124A को आईपीसी के अंदर में ऐड किया गया, और इस सेक्शन को ऐड करते ही क्या हुआ, जो हमारा सेडिशन वाला कानून है वो इस वाले आईपीसी वाले कानून में चला गया, जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट किसने किया था 1870 में, ये किया था सर जेम्स स्टीफन ने। उसके बाद अब अगर आज की स्थिति यानी 2023 की, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, इस समय की स्थिति की बात करें तो क्या सेडिशन अभी भी क्राइम है, इतना पुराना कानून? हाँ बिल्कुल, अभी भी वो एक अपराध ही है, और अभी भी आज हम फॉलो करते हैं। हमारे इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 124A के अंदर में सेडिशन अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। अब सेडिशन होता क्या है, ये आईपीसी क्या बोलता है, मैं आपको ये बताता हूँ। आईपीसी के अंदर में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि सेडिशन एक वो अपराध है जब कोई इंसान बोलकर, लिखकर या फिर साइन करके या फिर अपना विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर सरकार के प्रति नफ़रत फैलाने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्या होगा, ये राजद्रोह के चार्जेस लगा दिए जाएंगे, ठीक है। यानी सरकार के प्रति नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर एक काम किया जाएगा। अब ऐसे में क्या होता है ना कि कई बार इंसान सही मुद्दा भी उठा रहा होता है कि सरकार ने गलत किया है, उसमें भी यहाँ पर सेडिशन के चार्जेस लगा जाते हैं, तो उसी को कहते हैं मिसयूज़ करना, इसका दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है कि अगर मान लो कोई सटीक चीज़ है कि सरकार जहाँ पे गलत है, वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अपना मुद्दा उठा रहा है कि हाँ यहाँ पर सरकार गलत है, ये चीज़ें गलत हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार ये सेडिशन के लॉज लागू नहीं कर सकती, इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। अब सपोज़ मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लग गए, ठीक है, तो उसको क्या होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस है पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे उसको जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो 3 साल का हो सकता है, और 3 साल का जो ये अपराध है, सॉरी 3 साल की जो इसको सज़ा मिलेगी जेल में, उसको बढ़ाकर कह सकते हो कि लाइफ टाइम भी की जा सकती है, यानी कि उम्र कैद की सज़ा भी यहाँ पर की जा सकती है। उस पर्सन को गवर्नमेंट जॉब से दूर रखा जाएगा, है तो छीन ली जाएगी, नहीं है तो मिलेगी नहीं कभी। उसके साथ साथ यहाँ पर उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, कोर्ट जब जब बुलाएगा तब तब उसको कोर्ट के चक्कर मारने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं जब एक व्यक्ति के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगते हैं। तो अब सेडिशन वाले कानून में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ दिक्कतें हैं। लोगों ने यहाँ पर क्या दिक्कतें उठाई हैं, पहली चीज़ कि भैया ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है, उन्हीं के अवशेष आज भी हम फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इवन यहाँ पर ये वो कानून है सेडिशन का जिसको लोकमान्य तिलक जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह जी के खिलाफ यहाँ पर लागू किया गया, क्योंकि इन सभी फ्रीडम फाइटर्स ने कहीं ना कहीं कुछ स्पीचेस दी हैं ब्रिटिश रूल के अंडर में, तो वो सेडिशियस स्पीच की कैटेगरी में रख के इन सबको यहाँ पर सेडिशन के चार्जेस में अरेस्ट किया गया। अब उसके बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, जिसने पूरे संविधान को बनाया है, वो भी तैयार नहीं हुए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी यहाँ पर सेडिशन को हमारे संविधान में डालने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि उनका कहना ये था, और वो लोग ये सोचते थे कि भाई एक तरफ हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दे रहे हैं, लोगों को खुलकर बोलने का हक है, उनका फंडामेंटल राइट है, दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक हथियार भी दे रहे हैं कि भैया
सेडिशन के चार्जेस लग जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर कुछ बोलेगा तो यहाँ पे उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर संविधान में इसको ऐड किया भी नहीं गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर रेडी नहीं थी इसको ऐड करने के लिए। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट आए। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट आया। उस जजमेंट में यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई जो अकेडमिशियंस हैं, लॉयर्स हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनके ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस नहीं लगने चाहिए, है ना। तो बड़े बड़े उल्लंघन यहाँ पे हुए हैं, कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं उन सब के वॉल्यूशंस होते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये सारे के सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे इश्यूज, समस्या हैं सेडिशन लॉ को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं रिजॉल्व करनी चाहिए हमें। क्योंकि हाल ही के अगर हम लोग मैटर देखें तो बीच बीच में कई सारे ऐसे मैटर हुए हैं। फॉर एग्जांपल बोला जा रहा है कि तेलुगु लैंग्वेज वाले 2 चैनल्स थे, है ना, 2 टीवी चैनल्स थे। आंध्र प्रदेश की सरकार ने उन दोनों चैनल्स के ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगा दिए कि भाई वो जो चैनल है वो सरकार के प्रति कुछ नफरत फैला रहे हैं, जबकि उन चैनल्स का कहना था कि कोविड के समय पर सरकार कोविड को सही से संभाल नहीं पा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और सुप्रीम कोर्ट ने उन चैनल्स को बचाया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो बात उनकी सही है, आप ऐसे ज़बरदस्ती सेडिशन के चार्जेस किसी के ऊपर नहीं थोप सकते। समझ गए इस बात को। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई सारे पॉलिटिकल लीडर, हमारे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, उनको अरेस्ट होने से बचाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक मिसयूज़ का इसका डर बना रहता है। तो ये बात सेडिशन लॉ को एज इट इज़ रहना चाहिए, ये बात कौन बोलते हैं, हमारे लॉ कमीशन के चेयरमैन, जिनका नाम है जस्टिस ऋतुराज। अब ये लॉ कमीशन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, लॉ कमीशन बेसिकली भारत का एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, किसी कानून से ये नहीं बनाई गई है। ठीक है, वैसे सरकार ने इसको तैयार किया है, टाइम टू टाइम यहाँ पर इस लॉ कमीशन को बनाया जाता है। पहला लॉ कमीशन जो हमारे आज़ाद भारत का, जब इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला लॉ कमीशन बना था वो 1955 में बना था, 3 साल के लिए। और देश की आज़ादी से पहले का अगर हम डेटा लेना स्टार्ट करें तो देश की आज़ादी से पहले भी लॉ कमीशन था। तो देश की आज़ादी से पहले वाला सबसे पहला लॉ कमीशन कब बनाया गया था, वो 1834 में बनाया गया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू। उस समय पर उस लॉ कमीशन को चेयर किया था लॉर्ड मैकेलो ने। ठीक है, लेकिन आज जो लॉ कमीशन है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, देश की आज़ादी के बाद जो पहला लॉ कमीशन बना था वो 1955 में बना था। अच्छा, सवाल यह है कि इस कमीशन का मेन मकसद क्या है। देखो, ये कमीशन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है, उनको एडवाइस देने का काम करता है। लॉ कमीशन बहुत सारी जो रिसर्चेस हैं हमारे कानून के अंदर में, अगर कोई एग्जिस्टिंग कानून है, भारत के अंदर कानून है, उसको रिव्यू करने का काम करता है। अगर उस कानून में कोई बदलाव करना है, कोई सुधार करना है, तो उसका रिकमेंडेशन देने का काम करता है, उसमें सुझाव देता है, अपना रेफरेंस सरकार को देता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर सेडिशन की बात की जा रही है तो लॉ कमीशन ने बोला भैया सेडिशन ठीक है अपनी जगह पर, इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। समझ गए ये बात। अब लॉ कमीशन में कौन कौन होता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है। देखो, बोला जाता है कि एक तो फुल टाइम चेयरपर्सन है, जैसे आज के समय पर चेयरपर्सन ये हो गए। उसके अलावा इस कमीशन में 4 और भी फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक मेंबर सेक्रेटरी भी होता है। तो लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज एंड लॉ मिनिस्ट्री, वो यहाँ पर इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोला जाता है इसमें 5 पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, यानी एक चेयरपर्सन, 4 फुल टाइम मेंबर्स, तो 5 यहाँ पे आप देख पाओगे ऐसे मेंबर हो गए, और 5 पार्ट टाइम मेंबर्स भी आपको नजर आएंगे। प्लस इस कमीशन को हेड करने वाले कौन व्यक्ति होंगे, वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो सकते हैं, या फिर वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, वो यहाँ पर इस कमीशन को हेड करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई लॉ कमीशन की। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। उन दोनों ही आर्टिकल को लेकर आपका आज का रिवीजन हो गया। ठीक है, पहले भी आप पढ़ चुके हो, बट आज रिवाइज कर लिया आपने। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। बिजनेस पेज पर आपको 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ये वाला, इसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, साल 2022-23 का जो क्वार्टर नंबर 4 है, इस क्वार्टर नंबर 4 के अंदर में जो भारत का डेफिसिट है, डेफिसिट बोले तो ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि जब एक देश इंपोर्ट को ज़्यादा कर ले और एक्सपोर्ट को कम करे। इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए, एक्सपोर्ट कम हो जाए। अब इंपोर्ट ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, हमने बहुत सारा सामान बाहर से परचेज़ किया, जिससे हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया, बाहर विदेशों में हमारा पैसा गया। ठीक है, और एक्सपोर्ट कम होने का मतलब है कि भाई हमने बाहर विदेशों में सामान कम बेचा, जिससे हमारी कमाई कम हो गई। तो इससे कमाई तो कम हो गई, खर्चे ज़्यादा हो गए, वो वाली कंडीशन कह सकते हो, ये हमारी ट्रेड डेफिसिट की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, जब व्यापार में एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाए, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए, तो वो ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। तो साल 2022-23 के क्वार्टर नंबर 4 में, जो क्वार्टर नंबर 4 है, जनवरी फरवरी मार्च की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें जो डेफिसिट है, जो व्यापार में घाटा है,
वो हमारा कम हुआ है, 1.3 बिलियन डॉलर तक का पहुंच गया है। जबकि ये घाटा उससे क्वार्टर नंबर 3 में यानी कि और 3 महीने पहले का अगर हम देखें तो वो घाटा कम से कम कह सकते हो कि इसका थोड़ा ज़्यादा था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि साल 2022-23 में जो हमारा चौथा क्वार्टर है, इसमें चौथे क्वार्टर में हमारा जो घाटा हुआ है, ट्रेड डेफिसिट हुआ है, 1.3 बिलियन डॉलर का हुआ है। जबकि उससे पहले के 3 महीने देखोगे तो यानी कि पिछले साल की बात की जा रही है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, तो उसमें जो घाटा हुआ था हमारा 16.8 बिलियन डॉलर्स का हुआ था। ठीक है, तो ये घाटा ट्रेड डेफिसिट अब की बार थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन अगर आप पूरा साल 2023 को काउंट करोगे तो पूरे साल 2023 में कहीं ना कहीं फिर भी हमारा ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है 2022 के कंपैरिजन में। क्योंकि साल 2022 में जो हमारा पूरे साल 2022 में व्यापार में घाटा था, जो ट्रेड डेफिसिट था, वो हमारे जीडीपी का 1.2% था। और अब की बार जो ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है 2023 में, वो हमारे जीडीपी का 2% है। तो अब की बार घाटा ज़्यादा हुआ है। भले ही यहाँ पर जो हमारा क्वार्टर नंबर 4 है उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं पहले अगर आप सारा टोटल डेटा मिलाओगे तो घाटा ज़्यादा होता हुआ नज़र आया 2023 के अंदर में। बस अब क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बस खाली कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है ट्रेड डेफिसिट एग्जैक्टली क्या होता है। ये नंबर्स हमेशा चेंज होते रहेंगे, हर महीने, हर 2-3 महीने बाद इस प्रकार के आर्टिकल आते रहेंगे, तो इसके ऊपर इतना फोकस करना होता नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर भी कुछ टर्म्स जो कि हमने जाननी है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं है। आपने यूनिकॉर्न के बारे में सुना होगा, है ना, जो एक सिंग वाला घोड़ा जो होता है ना, यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न वैसे तो हम लोग इंडिया में स्टार्टअप के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। यूनिकॉर्न के अलावा आपको पता है कुछ और वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं। गैजल्स पहली बार सुन रहे होंगे। चीता भी यहाँ पर स्टार्टअप जो कंपनीज होती हैं उनके तौर पर यूज़ किए जाते हैं। तो इंडिया में करेंटली आज के समय में भारत में टोटल 83 यूनिकॉर्न्स हैं, 51 गैजल्स हैं और 96 चीता हैं। ठीक है, तो ये 2023 का डेटा है। जबकि साल 2023 में भारत के पास में टोटल 84 यूनिकॉर्न थे। ठीक है, कितने? टोटल 84 यूनिकॉर्न थे। और अब की बार 2023 में एक यूनिकॉर्न कम हो गया है इंडिया से। तो ये नंबर थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया है। ऐसा डेटा हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दिया है। ठीक है, इनका कहना यह है कि साल 2022 में हमारे 84 यूनिकॉर्न थे, 51 गैजल्स थे और 71 चीता थे। तो गैजल्स का नंबर सेम है, चीता का नंबर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यूनिकॉर्न का नंबर इस बार साल 2023 में कम हो गया है। समझ गए? अब ये यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न वो वाले स्टार्टअप होते हैं जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर का होता है। ठीक है, ऐसे स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन, जिनकी वैल्यू 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर बोले तो इंडिया में 7,500 करोड़ लमसम, आप ऐसा कह सकते हो, उनकी वैल्यू अगर इतनी है तो वो यूनिकॉर्न कहलाते हैं। और गैजल्स मतलब बेसिकली हिरण होता है ना, हिरण की एक प्रजाति होती है गैजल वाली। तो यूनिकॉर्न तो आप समझ गए, घोड़ा वाला, और गैजल बेसिकली हिरण वाली एक प्रजाति होती है। तो गैजल वाला जो स्टार्टअप होते हैं, ये कौन से स्टार्टअप होते हैं? ये यूनिकॉर्न बनने वाले होते हैं। ये ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो कि आने वाले 3 सालों में यूनिकॉर्न बन जाएंगे, वो गैजल्स होते हैं। फिर आता है चीता वो वाले स्टार्टअप होते हैं जिनको आने वाले 5 साल लगते हैं यूनिकॉर्न बनने में। यानी कि इनको ऐसा स्टार्टअप है जो बढ़िया काम कर रहा है और लग रहा है पूरा एस्टिमेशन के आने वाले 5 साल में वो यूनिकॉर्न बन जाएगा, तो उनको चीता बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल अभी 83 यूनिकॉर्न्स हैं, 51 गैजल्स हैं, जो भी आने वाले 3 साल में वो भी यूनिकॉर्न बन जाएंगे। फिर हमारे पास में 96 चीता है। 96 चीता मतलब ये भी क्या होगा, आने वाले 5 साल में ये भी यूनिकॉर्न्स बन जाएंगे। इनकी वैल्यूएशन कुछ इस प्रकार से है। तो ये जो टर्म्स है ना, कौन कौन सी टर्म है? यूनिकॉर्न, गैजल्स और साथ ही साथ में चीता। ये ध्यान रखना, ये किस चीज़ को लेकर डिनोट करते हैं। आपसे डायरेक्टली स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूनिकॉर्न तो वैसे आजकल सभी को पता है कि भैया जिस कंपनी की वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर है वो यूनिकॉर्न कहलाती है, लेकिन गैजल्स नहीं पता होगा, लेकिन ये न्यूज़ में है। गैजल्स वो स्टार्टअप होते हैं जो आने वाले 3 सालों में यूनिकॉर्न बन सकते हैं, और चीता वो स्टार्टअप जो आने वाले 5 सालों में यूनिकॉर्न बन सकते हैं, जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर पहुँच सकती है। समझ गए? चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे पास में 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख पाओगे ये 2 एडिटोरियल हैं। इन दोनों एडिटोरियल में इंडिया और यूएसए के रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया गया है, क्योंकि रिसेंटली पीएम मोदी यूएसए के विजिट पर गए थे, तो उसी वजह से इस प्रकार के आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। एक अच्छा एडिटोरियल है ये वाला।
बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी एस्पेक्ट्स क्लियर करे गए हैं सुहासिनी हैदर के थ्रू। यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है कि अमेरिका किस तरीके से इंडिया से रिलेशंस बढ़ाता हुआ चले जा रहा है, उसके पीछे के कुछ इंटरेस्ट भी हैं अमेरिका के, वो इंटरेस्ट क्या है वो भी यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा एडिटोरियल जो वो नेक्स्ट पेज पर है, ये बात करता है अ मॉडल फॉर इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको पता होगा रिसेंटली एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है वो तैयार की गई है। एनआईआरएफ बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। अब एनआईआरएफ की रैंकिंग तैयार होती है, अलग अलग देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका ये रैंकिंग को तैयार करते हैं कि देश की हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी अभी तमिलनाडु से निकल कर आ रही हैं। तो राइटर का कहना यह है कि तमिलनाडु से बाकी सारे राज्यों को सीखना चाहिए कि कैसे तमिलनाडु एजुकेशन को लेकर काम कर रहा है, एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, प्लस गांव शहर सभी जगह पर एजुकेशन को पहुंचा रहा है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है। तो क्या हो रहा है तमिलनाडु में वो सब अपन समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो अगला एडिटोरियल है वो हम लोग फेडरलिज्म से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन उसी वाले एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है। तो अगला एडिटोरियल अपन इंडियन एक्सप्रेस से ले रहे हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल काफ़ी रेलिवेंट है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टोफ जैफरलेट हैं इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और यहाँ पे बताया है कि बीजेपी इज़ चिपिंग अवे एट इंडियाज़ फेडरलिज्म। अब बहुत कुछ है, वैसे मैं यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल से नहीं, मैं केवल और केवल एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूँगा क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका कोई भी पॉलिटिकल एंगल पूछा जाने वाला है नहीं और हमने उससे बचना भी है क्योंकि हम अपने यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो भारत का ये फेडरलिज्म को लेकर पूरा क्या सिनेरियो है ना, एग्जैक्टली यहाँ पर फेडरलिज्म होता क्या है, कितने प्रकार होते हैं और इंडिया में फेडरलिज्म को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं वो यहाँ पे राइटर ने बताए हैं कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं और कि उसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो कुछ रेलिवेंट जो पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए जो क्रीम हो ऊपर ऊपर की वो मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ अच्छे पॉइंट्स। ये मतलब आर्टिकल नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है, आपको एग्जाम में जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी सेक्शन में ज़बरदस्त हेल्प करने वाला है। चलो फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना, मेंस का क्वेश्चन लिखना है आपने आज, ठीक है। तो दोस्तों स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर की है। तो पहले हम बात करेंगे ये एडिटोरियल क्यों लिखा गया है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो राइटर ने पहले फेडरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट समझाया है। देखो फेडरलिज्म बेसिकली जिसको हम लोग संघवाद का ढांचा भी बोलते हैं। फेडरलिज्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर काम कर रहे हैं, संघवाद में हम लोग काम कर रहे हैं। तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर्स तो डिवाइडेड हैं दो मॉडल्स के बीच में, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार बनी हुई हैं, लेकिन साथ में मिलकर ये काम कर रहे हैं जिसको हम लोग संघवाद का ढांचा बोलते हैं, ठीक है। अब भारत का जो संविधान है इन्होंने भी यहाँ पर एक फेडरलिज्म सिस्टम को बनाया है और भारत का जो फेडरल सिस्टम है ना उसका जो फीचर है वो एक यूनिटरी फीचर है। यूनिटरी फीचर का मतलब समझते हो, यानी थोड़ा सा झुकाव जो है हमारी वो यूनियन गवर्नमेंट की साइड में है, ठीक है। केंद्र सरकार के पास में थोड़ी ज़्यादा पावर्स हैं, इस वजह से इसको हम लोग प्योर फेडरल नहीं क्वासी फेडरल भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया एक फेडरल सिस्टम है या क्वासी फेडरल सिस्टम है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वासी फेडरल सिस्टम है भारत एक, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा पावर्स, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पावर्स हमारी केंद्र सरकार के पास में देखने को मिल जाती हैं। अब संविधान ने स्पेसिफाई किया है, बताया हुआ है कि देखो जो पावर्स हैं हमारी लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो बटी हुई हैं, है ना। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हमारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स को हमने बांटा है अलग अलग लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो जो टॉपिक्स हैं उसको लेकर हमारी केंद्र सरकार कानून बनाती है ना। स्टेट लिस्ट में जो जो टॉपिक्स हैं उसको लेकर हमारी राज्य सरकार कानून बनाती है और कंकरेंट लिस्ट में जो भी टॉपिक्स हैं उसमें हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों साथ में मिलकर काम करती हैं, समझ गए। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा आप देख पा रहे होंगे फेडरल सिस्टम जिस तरीके से जो है काम कर रहा है, यानी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी है लेकिन साथ में मिलकर भी वर्क कर रहे हैं। लेकिन राइटर बोलते हैं इंडियन फेडरलिज्म थोड़ा सा यूनिक है अपने कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है, थोड़ी ज़्यादा पावर्स केंद्र सरकार के पास में है, जिसकी वजह से इंडियन फेडरल सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारे जो समस्या हैं उनको फेस करता हुआ नज़र आया है। और वो चुनौतियाँ क्या हैं वो भी हम लोग समझेंगे, लेकिन अब पहले ये समझते हैं कि फेडरल सिस्टम के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं 3 प्रकार होते हैं फेडरल सिस्टम के। जैसे पहला सिस्टम होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वाली कैटेगरी में ही भारत आता है। ये कौन सी कैटेगरी है, देखो इस प्रकार के फेडरेशन में क्या होता है, जो पावर्स हैं
वो बांट दी जाती हैं, या जैसे पावर्स हैं आज के समय पर हमारे पूरे देश में बटी हुई हैं। अलग अलग स्टेट्स के पास में भी पावर्स हैं, हमारी केंद्र सरकार के पास में भी पावर है। तो पावर्स बटी हुई हैं, पावर्स बटने के बावजूद भी जो सारे स्टेट्स हैं वो आपस में मिलकर कह सकते हो मतलब एक देश को बना रखा है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आपको ये उस कैटेगरी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो थोड़ी एक्स्ट्रा पावर्स जो होती हैं वो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी के पास में, जैसे आज इंडिया में केंद्र सरकार के पास में है। इसके एग्जाम्पल इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को अपनाता है। स्पेन, बेल्जियम में भी यही वाला फेडरेशन देखने को मिलता है। फिर दूसरा फेडरेशन होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इस वाले में क्या होता है, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, अलग अलग राज्य जो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद हैं, लेकिन वो सब आपस में मिलकर एक बड़ा देश बना देते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। अब यूएसए नाम से पता चला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो आपस में मिलकर उन्होंने एक देश को बना रखा है, यूएसए बना रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं उनके पास में ज़्यादा पावर्स होती हैं, ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है। ठीक है, ज़्यादा ऑटोनॉमी देखने को मिलेगी, ऊपर वाले से ज़्यादा पावर्स होती है। जैसे होल्डिंग टुगेदर में ज़्यादा पावर्स नहीं होती हैं, लेकिन इधर स्टेट्स के पास में ज़्यादा पावर्स होती हैं। ठीक है, और फिर तीसरा प्रकार का फेडरेशन होता है एसिमेट्रिकल फेडरेशन। एसिमेट्रिकल फेडरेशन क्या होता है, इस प्रकार के फेडरेशन में जो हमारी कुछ यूनिट्स होती हैं, कुछ जगह पे थोड़ी ज़्यादा पावर्स हैं, कुछ के पास में बिल्कुल पावर नहीं है, ऐसा भी होता है। फॉर एग्जांपल कनाडा का एक रीजन, क्वेबेक रशिया का, चेचनिया, देन उसके बाद में इथियोपिया का तिग्रे। तो यहाँ पर एसिमेट्रिक फेडरेशन नज़र आता है। तो आई होप आपको तीनों प्रकार समझ में आ चुके हैं, पॉलिटी का एक मेजर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। नाउ अब बात यहाँ पर यह राइटर बोलते हैं कि देखो भारत का जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है, भारत का जो इस संघवाद का ढांचा है, इसके सामने कई सारी चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती है रीजनलिज्म। देखो इंडिया में कई सारी जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका राइज हो रहा है, वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती चली जा रही हैं। इंडिया में नए नए मूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर, रिलीजियस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कल्चरल आइडेंटिटीज़ के आधार पर। आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल बताया गया है, वेस्ट बंगाल में गोरखलैंड की बात की जा रही है, गोरखालैंड की, और असम के अंदर में बोडोलैंड की मांग की जा रही है। क्यों? अपने रिलीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर कहीं ना कहीं वो एक अलग एरिया की डिमांड करने लगे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो रीजनलिज्म है वो एक सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिल जाएगी, जो कि फेडरलिज्म के थोड़ा सामने है। एक समस्या के तौर पर, एक कह सकते हो कि एक चैलेंज के तौर पर, यहाँ पर एक चुनौती के तौर पर ये देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे जो रीजन्स हैं ना वो थोड़ी और ऑटोनॉमी मांगने लगते हैं। पहले से ऑटोनॉमी मिली हुई है, फेडरलिज्म में पावर बटी हुई है, अब कुछ और एक्स्ट्रा पावर्स की मांग करने लगते हैं, और कभी कभी एक्स्ट्रा पावर्स के साथ साथ अपने आप को अलग करने की मांग करने लगते हैं। समझ गए? दूसरा जो यहाँ पर चुनौती बनी है फेडरलिज्म के सामने वो है डिवीजन ऑफ पावर्स। पावर आपस में डिवाइडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के आपस में आप देख पाओगे जो पावर्स हैं वो कहने को तो लेकर डिवीजन हुआ हुआ है कि हाँ कहने की बात है, डिवाइडेड है, लेकिन अभी भी ये पावर्स क्लियरली और बैलेंस नहीं है। क्यों? केंद्र सरकार के पास में कभी कभी हम लोग देख पाते हैं बहुत सारी पावर्स है ना। केंद्र सरकार कभी भी राज्य सरकार का कोई भी मैटर उसमें इंटरफेयर कर सकती है। प्रेसिडेंट रूल का कॉन्सेप्ट केंद्र सरकार के हाथ में, प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। गवर्नर रूल, सेंट्रल लॉज, ये सब केंद्र सरकार के हाथ में है ना। तो पावर्स भले डिवाइडेड हो, लेकिन ज़्यादा पावर्स केंद्र सरकार के पास में। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर 2016 में राष्ट्रपति का शासन यानी प्रेसिडेंट रूल को लगाया गया था। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। तो ऐसा भी हो सकता है। तो स्टेट्स के पास में थोड़ी लिमिटेड ऑटोनॉमी है, जबकि सेंट्रल के पास में ज़्यादा ऑटोनॉमी है। ठीक है, तो ये दूसरी समस्या है फेडरलिज्म के सामने। तीसरी समस्या एब्सेंस ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल यानी मनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, पैसों से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब फिस्कल रिलेशंस की जब बात करते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ये रिलेशंस भी इक्विटेबल नहीं है। इसमें क्या होता है, हमारी केंद्र सरकार ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है, और जो राज्य सरकार को डिस्ट्रीब्यूट करती है टैक्स, वो अपने हिसाब से कि जितना करना है कर दिया, अपने मतलब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, वो उनकी खुद की अपनी पावर्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारा टैक्स केंद्र सरकार के पास में जाता तो है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से करते हैं। और जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो सब केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड रहती हैं, निर्भर रहती हैं कि भाई वहाँ से कोई एड आएगा, लोन आएगा, कुछ और ट्रांसफर्स आएंगे। तो स्टेट्स के पास में टैक्सेशन की ज़्यादा पावर्स नहीं है, ज़्यादा बोरिंग कैपेसिटीज़ भी नहीं है, लिमिटेड पावर्स आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जिसके चक्कर में उनको काफ़ी सारा लॉस भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी फेडरलिज्म के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, जिसको हम लोग फिस्कल फेडरलिज्म का नाम बात करते हैं, यानी मनी को हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से देख रहे हैं उसकी चीज़ की डिस्कशन की जा रही है। उसके अलावा एक और चैलेंज है, वो है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स। अब इंडिया में क्या है ना, फिस्कल फेडरलिज्म के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती और है। भारत में कई सारे राज्य हैं। अब
कई सारे स्टेट्स तो हैं, लेकिन क्या पार्लियामेंट में सभी स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है? ऐसा नहीं है। कुछ स्टेट्स को इतना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा के अंदर सीट्स हैं। उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा में सीट है वो 80 हैं, जबकि सिक्किम की केवल 1 सीट है। तो अगेन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अनइक्वल हुआ, यहाँ पर असमानताएं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। इससे क्या होगा? सिक्किम के लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट तक नहीं पहुँच पा रही है या बहुत कम पहुँच पा रही है। क्लियर हुआ? फिर एक और चैलेंज है यहाँ पर फेडरलिज्म के सामने, वो है सेंट्रलाइज अमेंडमेंट पावर। अब संशोधन करने की जो पावर्स होती है, यानी कि जो हमारा संविधान है उसके अंदर अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है, तो वो मेन पावर्स हमारी पार्लियामेंट के पास में, पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी के साथ में काम कर सकती है। स्टेट्स बैठे हुए देखते रहेंगे, उनका कोई रोल नहीं है इसमें। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आर्टिकल 370। हमारी केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देंगे, हटा देंगे, इनऑपरेट कर देंगे। उन्होंने कर दिया बिना राज्य सरकार से पूछे समझे या बिना उनसे कंसल्ट किए, बिना बातचीत किए। तो अगेन स्टेट की कोई वैल्यू नहीं रहेगा यहाँ पर। तो फेडरलिज्म के सामने ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। तो ये थे यहाँ पर सारे के सारे चैलेंजेस। तो आपसे अगर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी पूछे जाएँ, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से पूछा जाए कि फेडरलिज्म में आप क्या क्या चुनौतियाँ देखते हो, तो आप आराम से यहाँ पर गिनती की कई सारी चुनौतियाँ बता सकते हो। वैसे 5 पूछी जाती हैं अगर कोई भी नंबर पूछा जाता है, बट यहाँ पर आप लाइन से चीज़ें बता सकते हो, आपके माइंड में एक क्लैरिटी आ चुकी है। अब राइटर बोलते हैं कि देखो, इसी फेडरलिज्म को, इसी संघवाद के ढांचे को मजबूत करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी ज़रूरत है, नीड है। अब क्या ज़रूरत है? पहला, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन के लोग सब साथ में रह रहे हैं, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, सब कुछ यहाँ पर, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्जन आपको देखने को मिलेगा। तो फेडरलिज्म की ज़रूरत है कि ताकि इनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। दूसरा, फेडरलिज्म की ज़रूरत है हमें ऑटोनॉमी और राइट्स की सुरक्षा के लिए। ठीक है, जो भी हमारी स्टेट्स हैं, स्टेट्स को जो हक मिले हुए, अभी तो कुछ पावर्स मिले भी हैं, इसके लिए फेडरलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टेट्स को थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर्स को प्रोवाइड करवा सके वो। ठीक है, हर एक मैटर में केंद्र सरकार जो है बाहर से राज्य सरकार के मैटर्स में इंटरफेयर हर एक चीज़ में ना कर सके। तीसरी चीज़, फेडरलिज्म की हमें ज़रूरत है ताकि जो गवर्नेंस है वो एक क्वालिटी वाला गवर्नेंस और एफिशिएंट गवर्नेंस को हम लोग इंश्योर कर सकें। यानी जो सरकार हमारी चल रही है वो बेटर परफॉर्मेंस दिखा सके, उसके लिए भी हमें जो फेडरलिज्म है उसकी आवश्यकता है। ठीक है, अच्छी पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके अलावा बैलेंस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि फेडरलिज्म की एक और आवश्यकता है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है भारत के सभी सेक्शंस में हो, सभी सेक्शंस में विकास हो। ऐसा ना हो कि कहीं पर विकास हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है, तो वो कह सकते हो अनइक्वेबल कैटेगरी के अंदर में काउंट किया जाएगा। बट हमें क्या करना होगा? इक्विटेबल कैटेगरी में रखना होगा। सारे रिसोर्सेज सभी जगह पर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो, हर एक सरकार को, हर एक केंद्र सरकार के यूनिट को सारे के सारे बेनिफिट्स मिल पाएँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर फेडरलिज्म की बात हो गई। अब कई सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, कई सारी संस्थाएं हैं जो कि लगातार फेडरलिज्म को प्रमोट कर रही हैं। कौन कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से फेडरलिज्म को सपोर्ट करता हुआ आया है ना, उसको प्रमोट करता हुआ नजर आया है। उसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल हो गया। इंटर स्टेट काउंसिल बेसिकली एक संवैधानिक बॉडी है जिसको भारत के संविधान के आर्टिकल 263 263 के अंडर बनाया गया है। और इस इंटर स्टेट काउंसिल का भी मेन मकसद क्या है कि हमारी केंद्र सरकार और जितनी भी राज्य सरकार हैं, है ना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना, उनके बीच में मेल मिलाप बनाकर रखना। और इस इंटर स्टेट काउंसिल में नाम से पता चल रहा है, इस इंटर स्टेट काउंसिल में हमारे प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर सभी राज्यों के, चीफ मिनिस्टर सभी यूनियन टेरिटरीज़ के, जिस भी यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर होंगे, है ना, जिस भी यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर होगी उसमें चीफ मिनिस्टर होंगे, प्लस 6 सेंट्रल मिनिस्टर्स जो कि हमारे प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते हैं। ये सभी व्यक्ति मिलकर इंटर स्टेट काउंसिल को बनाते हैं। इसका मेन काम क्या है? सभी राज्यों को यहाँ पे कॉपरेशन में रखना। फिर एक फाइनेंस कमीशन है, ये भी फेडरलिज्म को प्रमोट करने का काम करती है। फाइनेंस कमीशन अगेन ये भी एक संवैधानिक बॉडी है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान में आर्टिकल 280 के अंडर में की गई है। ये फाइनेंस कमीशन क्या करता है? इसने रेकमेंड किया है कि देखो, जो भी रेवेन्यूज़ हैं, जो कमाई है, डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में होना चाहिए। प्लस फाइनेंस कमीशन लगातार सजेस्ट करता हुआ आया है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, सपोर्ट है, वो सब यहाँ पर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए स्टेट्स के बीच में। फिर एक और बॉडी है नीति आयोग, ये भी लगातार फेडरलिज्म को प्रमोट करने का काम करता है। नीति आयोग को 2015 में बनाया गया था प्लानिंग कमीशन हटा के। नीति आयोग बेसिकली यहाँ पर एक एडवाइजरी बॉडी है हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए। अगर कोई इकोनॉमी या सोशल डेवलपमेंट का मैटर है, वहाँ पे कुछ एडवाइस देने का काम करना है तो नीति आयोग कर सकता है।
समझ गए। नीति आयोग में यहाँ पर एक चेयरपर्सन होते हैं, वो चेयरपर्सन हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ये सभी व्यक्ति यहाँ पर नीति आयोग का हिस्सा देखने को मिलते हैं। अब राइटर ने बोला है कि चलो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को प्रमोट कर रही हैं। अब राइटर ने बोला है क्या क्या और भी तरीके हो सकते हैं जिससे फेडरलिज्म को और मजबूत किया जा सकता है भारत में। सबसे पहला तरीका है जो पावर्स बटी हैं उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। फेडरलिज्म को हम मजबूत कर सकते हैं कैसे? जो पावर्स बांटी गई हैं, स्टेट्स को, लोकल बॉडीज़ को पावर्स दी गई हैं, वो पावर्स का और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, डिवॉल्यूशन ऑफ पावर्स को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, है ना। स्टेट्स, सेंट्रल, उसके अलावा लोकल जो बॉडीज़ हैं उनको भी पावर्स दी जाएँ, उनको भी थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी मिले, वो भी खुलकर काम कर सकें। इससे फेडरलिज्म और मजबूत होगा। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि और क्या कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे हमें जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का वो प्रॉपर करना होगा। फेडरलिज्म मजबूत तब हो पाएगा जब हम लोग स्टेट्स की एक वैल्यू रखें, स्टेट्स को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करें। मतलब देश में अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें हमारी राज्य सरकारों का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा और काम क्या किया जा सकता है, हमें कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना होगा। फेडरलिज्म मजबूत तब हो सकता है जब एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बनाया जाए, यानी जितने भी स्टेट्स हैं उनको एंकरेज करें कि वो सब साथ में मिलकर काम करें, बड़े बड़े जो मुद्दे हैं वहाँ पे साथ में मिलकर डिसीजंस ले सकते हैं, है ना। जो भी बेस्ट चीज़ है उनको साथ में मिलकर प्रमोट कर सकते हैं, इनोवेशन साथ में मिलकर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, अलग अलग जगह पर असमानताएँ हैं, है ना, तो वो उन असमानताएँ को ख़त्म करना होगा। फेडरलिज्म को हम मजबूत कर सकते हैं कैसे? जब हमारे सभी स्टेट्स के बीच में, कई सारे स्टेट्स में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं है, उनको सपोर्ट देना, है ना। जो रिसोर्सेज हैं, कई कुछ स्टेट्स में ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, कुछ स्टेट्स में कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बट उसको इक्वल करना, है ना। तो इससे यहाँ पर जो इम्बैलेंसेस और असमानताएँ ये ख़त्म करने से भी फेडरलिज्म और ज़्यादा मजबूत हो सकता है। ये बात यहाँ पर राइटर ने मेंशन की है। नाउ अब आज का मेंस का क्वेश्चन जो है हमारा वो इसी वाले टॉपिक के ऊपर, इसी वाले एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है। एक अच्छा एडिटोरियल है तो उसके ऊपर अपने एक अच्छा सा आंसर भी लिखना है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, एनालाइज द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन अचीविंग फेडरलिज्म एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस। आपने क्या करना है, एनालिसिस यानी एक विश्लेषण करना है और बताना है कि फेडरलिज्म को पाने में क्या क्या चुनौतियाँ और क्या क्या अवसर, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, प्लस इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी इंटर गवर्नमेंटल यानी सरकारों के जो संबंध है उनके बीच में क्या पड़ता है फेडरलिज्म को, इसका इम्पैक्ट वो यहाँ पे आपने समझाना है। हिंदी में एक बार रीड कर दूँ तो संघवाद को प्राप्त करने में चुनौतियाँ और अवसरों और अंतर सरकारी संबंध, ठीक है, जो हमारे इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस हैं, अंतर सरकारी संबंध की बात की जा रही है, इसके लिए इसके निहितार्थ का विश्लेषण करें। ठीक है, फेडरलिज्म का क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाएगा, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, कैसे यहाँ पर ये हमारी इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, ये आपने समझाना है 250 शब्दों में। और एक अच्छा आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 65,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर रहे हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। जब आप अपने आंसर को सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में दोस्तों एक छोटा सा काम करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, चलो आते हैं अगले एडिटोरियल पर। ना दोस्तों, जो ये अगला एडिटोरियल है यहाँ पर सनी जोस और पी रघुपति, ये 2 राइटर हैं। इन्होंने यहाँ पर जो मुद्दा उठाया है वो है NIRF को लेकर। देखो NIRF क्या है पहले ये जान लो, यह है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये ना एक बेसिकली रैंकिंग तैयार करता है। इस रैंकिंग सिस्टम को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अडॉप्ट किया था। भारत के अंदर में जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को देने का ये काम करता है। ठीक है, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं वो आपको NIRF रैंकिंग के थ्रू पता चल जाएंगी। अब क्या होता है कि सर 2023 की रैंकिंग आ जाती है। 2023 की रैंकिंग में टॉप 100 कॉलेजेस को जब आप देखोगे तो इसमें से सबसे ज़्यादा कॉलेज तमिलनाडु के हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु का जो सक्सेस है इसमें हायर एजुकेशन के अंदर में वो क्वालिटी वाला भी है और इंक्लूसिव भी है। दोनों ही क्वालिटीज़ आपको तमिलनाडु के एजुकेशन सिस्टम में नज़र आती हैं।
हायर एजुकेशन में क्या क्वालिटी तो है ही उसकी अच्छी, इस वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में आई हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंक्लूसिवनेस भी है, यानी कि वो जो यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही हैं वो केवल एक सेक्शन यानी कि केवल शहर वाले लोगों को ही नहीं प्रोवाइड करवा रही हैं, हर एक सेक्शन को कवर किया जा रहा है, चाहे वो शहर हो चाहे वो गाँव हो। तो इस वजह से राइटर ने मेन फोकस किया कि तमिलनाडु से हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी होंगी। तमिलनाडु का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली यहाँ पर इस प्रकार से रैंकिंग को दे रहे हैं, कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। अब NIRF क्या है तो मैंने आपको बता दिया। NIRF क्या करता है, जो रैंकिंग को तैयार करता है ना, यानी कि कॉलेजेस की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कॉलेजेस की क्वालिटीज़ को बताता है। 5 एस्पेक्ट्स के ऊपर NIRF को तैयार किया जाता है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में टीचिंग का लेवल क्या है, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, ग्रेजुएशन आउटकम, रिसर्च कैसी है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, इंक्लूसिविलिटी या परसेप्शन। इन सब चीज़ों को देखते हुए इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है, हर एक मैटर्स देखे जाते हैं। समझ गए। उसका बाद राइटर बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जिन्होंने NIRF की रैंकिंग में पार्टिसिपेट किया है ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर साल 2017 में केवल 535 कॉलेजेस थे जिन्होंने यहाँ पर NIRF की रैंकिंग में पार्टिसिपेट किया था। फिर 2020 में इन कॉलेजेस का नंबर हो गया 1659। फिर उसके बाद में 2023 में ये नंबर हो गया 2746। 2746 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है 2023 के अंदर में, यानी 5 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। और कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया वो बात अलग है, NIRF की रैंकिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी होती है, काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल रैंकिंग मानी जाती है कि भैया ये अच्छी क्वालिटी की रैंकिंग है। यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर पता लगा सकते हो आप देश की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ निकल कर आई हैं, ठीक है, अब उनकी डिमांड ऑब्वियस सी बातें बढ़ जाएगी, उनकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी कि भैया आप मतलब देश में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ यही हैं। अब उनकी जब रैंकिंग आती है, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चलता है, लोग भी सोचते हैं भाई हमें भी यहीं पे एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, उसके एडमिशन्स वगैरह भी इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक क्वालिटी वाला काम किया है, गुड क्वालिटी के बेसिस पर रैंकिंग में अपना नाम उन्होंने जारी करवाया है। अब बात करते हैं कि जो ये 100 कॉलेजेस आए हैं अब की बार 2023 के, जो 100 NIRF के कॉलेजेस हैं, इनमें से तमिलनाडु से 35 कॉलेज हैं, 35, यानी टॉप 100 में से 35 कॉलेज केवल तमिलनाडु से हैं। दिल्ली से 32 कॉलेज हैं, उसके बाद केरला से 14 हैं और वेस्ट बंगाल से 8 हैं। ये जो 4 राज्य हैं, ये 4 राज्य मिलकर केवल और केवल हमारे देश के 89% टॉप कॉलेजेस को कवर कर रहे हैं, केवल 4 राज्य। उसके अलावा जो बड़े बड़े और राज्य बिगर स्टेट्स हैं, इनका कहना है, राइटर का कहना है, जो बड़े बड़े और स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, इन स्टेट से एक भी कॉलेज यहाँ पर इस टॉप 100 में नहीं आया है। ठीक है, इवन यहाँ पर साउथ में भी अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु और केरला के बाद में जैसे कर्नाटका के केवल 2 कॉलेज हैं, तेलंगाना का केवल 1 कॉलेज है और आंध्र प्रदेश का एक भी कॉलेज नहीं है इस टॉप 100 में। लेकिन तमिलनाडु का शेयर 35% है, तो सबसे ज़्यादा है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब ये क्या परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है? तो बिल्कुल, यहाँ पे बोला जा रहा है NIRF की जो रैंकिंग है ये 2017 से ही यहाँ पर तमिलनाडु टॉप करता हुआ नज़र आ रहा है। बीच में 2022 में दिल्ली टॉप किया था, बट यहाँ पे तमिलनाडु लगातार टॉप कर रहा है, कंसिस्टेंटली यहाँ पर उन्होंने अपने कॉलेजेस के ऊपर काम किया है। ठीक है, अब पैटर्न को देखोगे तो 4 राज्य ही हैं टॉप के, तमिलनाडु, दिल्ली, केरला और साथ ही साथ में वेस्ट बंगाल। ये 4 स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा टॉप कॉलेजेस आज के समय पर हमारे देश के प्रेजेंट हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र या और भी बड़े जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब कि ये पिछले कुछ समय से यहाँ के कोई भी कॉलेजेस ने कोई भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अपना नहीं दिया है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब बात की जा रही है कि जो तमिलनाडु का परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस कैसा है? क्या ये जो कॉलेजेस हैं केवल शहर में ही नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला है कि जो ये 35 कॉलेज आए हैं ना टॉप 100 में, इनमें से कुछ कॉलेज तो शहर में हैं जिससे डायरेक्टली शहर की पॉपुलेशन को फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो चेन्नई में यहाँ पर 26% कॉलेजेस हैं उनके, कोयम्बतूर में कुछ कॉलेजेस हैं, है ना, तिरुचिरापल्ली में कुछ कॉलेजेस हैं। लेकिन यहाँ पे बाकी जो 12 कॉलेजेस हैं वो बाकी सारे पूरे तमिलनाडु में फैले हुए हैं 11 जगह पे। और इस पैटर्न को आप देखोगे तो इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं, मतलब कि सबसे जो फ़ायदा मिल रहा है इन कॉलेजेस का, जैसे चेन्नई, कोयम्बतूर और तिरुचिरापल्ली में जो कॉलेज हैं उनका फ़ायदा तो ज़्यादातर शहर वाले लोगों को मिल रहा है। लेकिन और भी बाकी सारे कॉलेजेस हैं जो कि यहाँ पर हमारे जो पुअर पीपल हैं तमिलनाडु के अंदर में, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। सोशली डिसएडवांटेज पीपल हैं, पीछे रह चुके हैं, उनको भी सपोर्ट करने वाले कई सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इन्होंने ये बोला कि तमिलनाडु जो है क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर तो काम कर ही रहा है,
लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ जो पुअर पीपल हैं, गरीब लोग हैं, डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको भी यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है ये कॉलेजेस। तो यहाँ पर क्वालिटी और इंक्लूसिविलिटी, इंक्लूजन उसी को बोलते हैं, यानी कि हर एक एस्पेक्ट में हर एक बच्चे को यहाँ पर एजुकेशन देने की बात की जा रही है। तो तमिलनाडु का एक्सपीरियंस कंसिस्टेंटली यहाँ पर आप देख पाओगे, लगातार काम करते चले जा रहे हैं वो भी। और तमिलनाडु के बाद जो दूसरा बेस्ट यहाँ पे आपको स्टेट देखने को मिलेगा जो तमिलनाडु के पास में आता है बेस्ट कॉलेज की कैटेगरी में, वो केरला है। ऐसा यहाँ पर इन दोनों राइटर का कहना है। बाकी इनका कहना यहाँ पर यह है कि एक इम्प्रेसिव इन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया है। इससे तमिलनाडु से बाकी सारे स्टेट्स को सीखना चाहिए कि कैसे कैसे हमें अपने कॉलेज को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा एडिटोरियल। आई होप आपको यहाँ पर एक अच्छे से बढ़िया क्लैरिटी मिल चुकी होगी। चलो आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला जो एडिटोरियल है यहाँ पे राइटर बोलती हैं, ट्रेसिंग द आर्क ऑफ अमेरिकन एक्सेप्शनिज्म फॉर इंडिया। जो अमेरिका है ना, ये भारत को बार बार जो छोड़ रहा है हर चीज़ में, उसकी बात की जा रही है। देखो रिसेंटली इंडिया और यूएस की एक प्रॉपर विजिट होती है, बड़ी विजिट होती है, जहाँ पे प्रधानमंत्री हमारे यूएसए में जाते हैं। अभी जो रिलेशनशिप है दोनों देशों के, जो संबंध हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछले 25 सालों में बहुत तेज़ी से ग्रो हुए हैं। यूएसए ने दुनिया के ऊपर कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगाए, लेकिन इंडिया को हर समय छोड़ दिया गया, इंडिया को हर समय एक्सेप्शन में रखा गया। काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट नज़र आए जहाँ पर इंडिया को एक्सेप्शन में रखा गया है। अभी पीएम मोदी गए थे, इन्होंने यहाँ पर यूएसए के साथ में विजिट किया, मीटिंग की, और कह सकते हो बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि यूएसए से हम एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी हमारे पास में आ रही है, जिससे हम क्या करेंगे, अपने कुछ जेट इंजन बनाएंगे, और वो जेट इंजन हमारा जो MK2 फाइटर जेट है ना, तेजस MK2 फाइटर जेट, उसमें यहाँ पर उस जेट इंजन को लगाया जाएगा। अब उस इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास में तो थी नहीं, हमने क्या किया, उस टेक्नोलॉजी को यूएसए से ट्रांसफ़र करवाने का एक एग्रीमेंट कर लिया है पहली बार। और बहुत सालों बाद यहाँ पर देख पाओगे ये इस प्रकार का यूएसए की साइड से एक सपोर्ट देखने को मिला है। लेकिन इंडिया के लिए कहीं ना कहीं यूएस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूएस के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है, समझ गए। अब ये कैसे ज़रूरत है, वो चीज़ अमेरिका खुद दिखा रहा है। कैसे, मैं आपको हर एक एंगल से समझाता हूँ। जैसे सिविल न्यूक्लियर डील की बात करते हैं, देखो बात ये की जा रही है 1998 का वो जो समय था, बस क्या हुआ था, अमेरिका ने जो है सैंक्शंस लगा ही दिए थे भारत के ऊपर 1998 में। लेकिन मिस्टर क्लिंटन ने क्या किया, एक वेवर साइन कर दिया। वेवर मतलब हम छूट दे रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को हम लोग छोड़ दे रहे हैं, दोनों को हम लोग माफ़ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। तो एक वेवर साइन कर दिया गया। उसके अलावा इतना ही नहीं, आप रशिया का एंगल देखोगे तो और ख़तरनाक है। मतलब रशिया का एंगल क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या है ना, यूएसए और रशिया दोनों के रिलेशंस आपस में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा संबंध ख़राब हो चुके हैं। पीपल टू पीपल रिलेशंस भी आज के समय पर तो ख़राब हो चुके हैं। अब क्या होता है, अमेरिका चाहता है कि रशिया की सरकार के पास में कोई भी रेवेन्यू जनरेशन, कोई भी पैसा ना आए, और इधर से रशिया क्या कर रहा है, अपने बहुत सारे जो डिफेंस आइटम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जो हथियार हैं उसको लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है, अपना जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, उसको एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहा है। तो रशिया क्या करता है, बड़े बड़े जो इनके इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस आइटम्स हैं, उनको भी एक्सपोर्ट करने का काम करता है, समझ गए। और इसी में रशिया का एक और बहुत बड़ा कह सकते हो कि सिस्टम है, जिसको हम लोग बोलते हैं S-400 सिस्टम। कहोगे हाँ, S-400 सिस्टम के बारे में हमने सुना है। जैसे कि इजराइल का एक सिस्टम है ना, आयरन डोम, वैसी S-400 है। S-400 क्या करता है, S-400 बेसिकली ट्रक बेस्ड रॉकेट्स देखने को मिलेंगे, है ना। यानी कि अगर दुश्मन ने सपोज यहाँ पे पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमने ये वाले रॉकेट तैनात कर दिए, तो पाकिस्तान अगर अपने रॉकेट से अटैक करता है तो हवा में ही उनके रॉकेट मार गिराएगा। ये S-400 सिस्टम, यह रशिया का सिस्टम है। इंडिया ने परचेज़ किया। अमेरिका क्या चाहता है, यह S-400 सिस्टम कोई भी देश ना परचेज़ करे। लेकिन इंडिया ने परचेज़ किया था, नहीं, इंडिया के साथ साथ टर्की ने भी परचेज़ किया, चाइना ने भी परचेज़ किया। लेकिन टर्की और चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए इसी परचेज़ को करने की वजह से। लेकिन भारत को अगेन एक एक्सेप्शन में छोड़ दिया गया। इंडिया के ऊपर ये काटसा के सैंक्शंस नहीं लगे हैं, क्योंकि जो भी देश अगर रशिया से S-400 परचेज़ करेगा तो उसके ऊपर काटसा के सैंक्शन लगाता है अमेरिका। काटसा का नाम आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ठीक है, तो आज टर्की चाइना पे काटसा के सैंक्शन है, लेकिन इंडिया पे नहीं है, जबकि इंडिया ने भी रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम परचेज़ किया।
क्लियर हुआ। तो अगेन यहाँ पर भी एक छूट देखने को मिली। उसके बाद दूसरा समझो, 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ। अब ये वॉर में यहाँ पे बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज है सब इकट्ठे हो गए, रशिया अलग हो गया है ना, रशिया के साथ में व्यापार वगैरह बंद कर दिया, रशिया डॉलर का यूज़ भी नहीं कर सकता। अब इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, रशिया ने तेल सस्ता कर दिया, तेल डिस्काउंटेड में बेचना स्टार्ट किया। अब बात यह रही कि सबसे बोल दिया अमेरिका ने कि कोई भी रशिया से व्यापार नहीं करेगा, तेल परचेज नहीं करेगा, ये लगातार यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं इस वजह से। लेकिन क्या हुआ, इंडिया लगातार व्यापार करता रहा, इंडिया तब भी तेल मंगाता रहा, लगातार हम लोग यहाँ पर ऑयल का व्यापार कर रहे हैं और आज भी व्यापार कर रहे हैं। और आज आप कह सकते हो एक समय पर रशिया 20वें से भी ज़्यादा नंबर में पोजीशन पर आता था व्यापार के मामले में, आज वो यहाँ पर कहीं ना कहीं टॉप 6-7 कंट्रीज़ के में आ चुका है। ठीक है, और वो कैसे, केवल कच्चे तेल की वजह से। तो अगेन यहाँ पर सोचा था कि भारत पे सैंक्शंस लगेंगे, लेकिन फिर से क्या हुआ, जैसे अलग अलग देशों पे सैंक्शन लगाने की बात की थी अमेरिका ने, अगेन यहाँ पे सैंक्शन नहीं लगाया, अगेन इंडिया को एक्सेप्शन में इन्होंने रख दिया। उसके बाद आती है ईरान की। ईरान से कोई रिलेशन नहीं मेंटेन करेगा, लेकिन हमने ईरान से भी रिलेशन मेंटेन किया। ईरान में चाबहार पोर्ट को बनाया, ईरान से कुछ समय तक हमने तेल परचेज किया था, लेकिन बाद में बंद कर दिया था, लेकिन कुछ समय तक किया था। लेकिन उस केस में भी क्योंकि ईरान से भी अगर जो भी रिलेशन रखेगा, व्यापार करेगा, उसके ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगाएगा। कुछ समय तक हमने व्यापार किया था, लेकिन उसके बावजूद भी सैंक्शंस लगने से बच गए। अगेन यहाँ पे अमेरिका ने कोई सैंक्शंस इंडिया के ऊपर नहीं लगाया। तो स्पेशली इंडिया की कंडीशन में कोई भी सैंक्शंस भारत के ऊपर नहीं लग रहा है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जबकि दूसरे देशों ने इसको फेस किया है। अब राइटर बोलती हैं ऐसा क्यों। नंबर वन रीज़न है दोनों देशों के संबंध बहुत पुराने हैं, लेकिन संबंध से भी बड़ा जो मेन कारण है, वो मेन कारण क्या है, इंडिया का मार्केट। ठीक है, आप इंडिया के मार्केट को ऐसा हल्के में नहीं ले सकते हो। इंडिया एक दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री बन चुका है, भारत की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया अगर प्रेशर बनाना चाहे तो किसी भी कंट्री पर बना सकता है उसके व्यापार को लेकर। तो अमेरिका की कैलकुलेशन अपने हिसाब से वो अपनी कैलकुलेशन को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो भारत का मार्केट सबसे बड़ा रीज़न है अमेरिका का, कि कुछ भी होता है तो भारत कहीं ना कहीं अभी भी आपको पता होगा इकॉनमी में तेज़ी से ग्रो करने वाला इकोनॉमिकल मार्केट है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अमेरिका से अभी भी एक बहुत बड़ा मिलिट्री बायर है, बहुत सारी जो मिलिट्री डिफेंस आइटम्स है वो हम लोग अमेरिका से परचेज़ करते हैं। आप सैंक्शन लगा दोगे तो ऐसा तो होगा नहीं, भारत व्यापार करेगा आपसे, आपका ही लॉस होने वाला है। फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम, एक और पता है रीज़न क्या है, ये तो आपको मैंने नंबर 1 रीज़न बताया। दूसरा जो बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो अमेरिका है वो भारत के प्रति इतना नरम है, उसके पीछे का रीज़न है भारत की लोकेशन। ठीक है, इंडिया का जो लोकेशन है एशिया में वो बहुत बड़ा लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। बीजिंग के साथ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका के, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर चाइना को भी टक्कर देना है तो उसमें अमेरिका को इंडिया की हेल्प लेनी होगी, इंडिया की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे स्थित है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये इंडिया चाइना को काउंटर करने में, चाइना से लड़ने में अमेरिका की मदद कर सकता है, क्योंकि अभी अमेरिका एक सुपर पावर है। और देखो, कोई भी जो दुनिया में सुपर पावर है अपना ये सुपर पावर का टैग छीनने नहीं देना चाहता है, लेकिन अमेरिका को भी डर है और पूरे दुनिया को दिख रहा है चाइना जिस तरीके से ग्रो कर रहा है। काफ़ी सालों बाद यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है उनकी, लेकिन कुछ समय और लगेगा तो सुपर पावर का टैग वो भी छीन सकते हैं अमेरिका से। तो बट चाइना को काउंटर करना है, दैट इज़ वाई इंडिया अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और एस्पेक्ट देखने को मिलेगा, इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। भारत और अमेरिका का डायस्पोरा, यानी भारत के कई सारे लोग अमेरिका में आपको देखने को मिलेंगे बड़े बड़े स्टेजेस पर। भाई गूगल के CEO सुंदर पिचाई जी, उसके अलावा ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको USA की देखने को मिल पाएंगी जहां पर केवल इंडिया के ही लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिया US के रिलेशंस में एक बहुत बड़ी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रीजंस है, कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से आप देख पाओगे इंडिया कहीं ना कहीं एक्सेप्शन में हमेशा रहा है US के हर एक सैंक्शंस के अंदर में। ठीक है, इंडिया के प्रति यहाँ पर कोई भी जो सैंक्शन है वो यहाँ पर USA ने नहीं लगाया है। क्लियर हो गया। लेकिन पता है अभी भी हमारे पास में ऐसा नहीं है कि ये चलो अच्छी बात है, इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं, चैलेंज है। चैलेंज क्या है, भले ही अमेरिका हमारे एक्सेप्शंस लगा रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ में भी अच्छे हैं। अभी पता होगा पाकिस्तान के जो डिफेंस आइटम्स है उनको सर्विस देने की बात की गई है।
अमेरिका ने। तो कहीं ना कहीं एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इन देशों का मेन मकसद क्या है भाई, एक तरफ पाकिस्तान को भी हथियार बेचते रहो, दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिया से भी रिलेशंस बनाकर रखो। कोई अगर विवाद होगा इन दोनों देशों में, पाकिस्तान इंडिया के बीच में, तो उसमें बिजनेस किसका चलेगा, यूएसए का चलेगा। अगेन ये भी आपको एक एस्पेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ चुनौतियां भले ही आपको नजर आएंगी, चाहे पाकिस्तान के रिलेशंस आप देख पाओगे, मतलब अमेरिका काफ़ी सपोर्टिव है पाकिस्तान के प्रति, काफ़ी कुछ यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड भी करवाया है। फिर दूसरा यहाँ पर आप देख पाओगे तुर्की हो गया, टर्की के बाद सऊदी अरेबिया हो गया, है ना, ये इनके सब के साथ में रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल जाते हैं। समझ गए, तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा एस्पेक्ट। तो राइटर ने यही बोला है कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कुछ चिंताएं वाली बात है। चिंताएं वाली बात मैंने आपको बता दी हैं क्या है और क्यों यहाँ पर इंडिया हमेशा एक्सेप्शंस में बचता रहा है। उसके पीछे का रीज़न यूएसए के खुद के इंटरेस्ट भी हैं। तो इंडिया यूएस के जो बायलैटरल टाइज है, जो रिलेशंस हैं, पिछले 25 सालों में बहुत तेज़ी से ग्रो कर हैं। उसके पीछे का रीज़न है अमेरिका का एक्सेप्शन, इंडिया को हर जगह से एक्सेप्शन देना। साल 2000 में हमें न्यूक्लियर जो वेवर दिया वो सपोर्ट दिया। उसके अलावा यहाँ पर 2023 में जो ये टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को ट्रांसफ़र की है। भले ही इतने सारे इशू हो रहे हो, भले ही इंडिया का सपोर्ट रशिया की तरफ हो, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया गया। ये काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा एडिटोरियल डिस्कशन। आई होप दोस्तों आपको एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। हर एक एस्पेक्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नाउ अब चलते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन था 2023 का, ये पूछा गया था G20 को लेकर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि G20 ग्रुप बेसिकली यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया है, ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के लिए भी, ताकि वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इशूज़ को डिस्कस कर सकें। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इंडिया की जो G20 प्रायोरिटीज़ हैं उसमें एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ी प्रायोरिटी है। ठीक है, नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।